नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव खत्म हो गए, नतीजे भी आ गए और सीएम शपथ ग्रहण की तारीख भी तय कर दी गई। लेकिन सीएम कौन होगा, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर, आपसे पहला सवाल यह है कि बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, इन कयासों पर बात करेंगे। कहना है कि एकनाथ शिंदे नाराज है और इस समय अपने गांव चले गए हैं। वहीं कयास ये भी है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे के अलावा भी सरकार बना सकती है और एकनाथ शिंदे के दुश्मन उद्धव ठाकरे के साथ फिर से वापसी कर सकती है। बिल्कुल, देखिए श्रेया, महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा जो सस्पेंस इस वक्त बना हुआ है कि दरअसल अगर देखा जाए तो जिस तरीके से एकनाथ शिंदे अपना पावर टसल दिखा रहे हैं, वहां पर बड़ी चीज ये है कि अगर बीजेपी चाहे तो एकनाथ शिंदे के बिना भी सरकार बना सकती है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो 5 तारीख की घोषणा की गई है शपथ ग्रहण की, वो इन्हीं सब के देखते हुए की गई है कि भाई अगर आप हमारे साथ आएंगे तब भी हम सरकार आपके साथ बनाने के लिए राजी हैं, लेकिन अगर नहीं भी आएंगे तो हम अपनी सरकार पूरी मजबूती के साथ जरूर बनाएंगे। और बड़ी चीज जो आपने अभी बात कही कि क्या उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ले सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 132 सीटें जीती हैं और लगभग वो जो बहुमत का आंकड़ा है उससे सिर्फ 10 से 12 सीटों के पीछे है। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो एकनाथ शिंदे के बिना सिर्फ अजीत पवार की जो एनसीपी है उसके साथ मिलकर भी सरकार बना सकती है और वो बनाने के लिए अभी रेडी भी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर जो एक विचारधारा की बात होती है कि शिवसेना के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव लड़ा है, तो ऐसे में जो उनके विरोध में लगातार उद्धव ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे ने कई सारी बातें कही। देखिए, बड़ी चीज ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सिर्फ चुनाव नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के साथ चुनाव लड़ती है। और विचारधारा के तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा जो इस पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में था कि उद्धव ठाकरे ने किस तरीके से विचारधारा के साथ जो विश्वासघात किया था। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी कि आप लगातार जिस हिंदुत्व के एजेंडे पर जाते थे, आप लगातार जिस हिंदुत्व की बात करते थे, लेकिन आपने एनसीपी और कांग्रेस के साथ चले गए और उनके साथ सरकार बना ली। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई स्टेप लेगी, क्योंकि दूसरी तरफ यह भी है कि अगर उद्धव ठाकरे के पास ऑफर आता है तो क्या उद्धव ठाकरे मानेंगे, क्योंकि बड़ा आरोप उद्धव ठाकरे ने भी लगाया था कि भाई उनकी पार्टी तोड़ ली थी, वो लगातार हमलावर थे। तो ऐसे में दोनों का आना बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी पूरी जो मैदान है वो बिल्कुल खुला खेल है। उनके पास सारी पावर है, उनके पास सारे नेता हैं, उनके पास लंबी फहरिस्त है कि वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी विचारधारा के साथ चलती है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। लेकिन बिहार में देखिए ना, नीतीश कुमार के साथ किस तरह से कसमें खाई थी कि हम कभी कुछ भी हो जाए तो बीजेपी के साथ तो सरकार नहीं बनाएंगे, और कम सीट मिलने के बावजूद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। तो बीजेपी ने तो वहां बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया ही है। तो इस तरह से अभी यहाँ पर भी कुछ ऐसे नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जब आप बिहार में इस तरह से फॉर्मूला अपना सकते हैं तो एकनाथ शिंदे के साथ क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे की अगुवाई में ही आपकी जीत हुई है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति दोनों बहुत अलग राजनीति है। दरअसल बिहार की राजनीति, बिहार में अगले साल यानी कि 2025 में शुरुआती महीनों में चुनाव है। लेकिन अगर बिहार के विधानसभा चुनाव को देखें तो बिहार के विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि जो होती है वो सांप्रदायिक या हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं होती है। वो वहां पर बिहार में अधिकांश तौर पर जातिगत जो एजेंडे हैं, वहां पर जातिगत महत्व ज्यादा चलती है। तो वहां पर बड़ी बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लैश तरीके से अगर अगला जो विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है तो उनको जाति के एजेंडे पे ही काम करना पड़ेगा। दरअसल महाराष्ट्र में क्या था कि महाराष्ट्र में कटेंगे तो बटेंगे, और ये सारे फॉर्मूले भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया और वो काम भी कर गए। लेकिन ये चीज बिहार में नहीं है। तो ऐसे में बिहार में कई सारी चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी तो उस जाति की पॉलिटिक्स में वो फंसकर वहां पर पिछड़ सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार को उन्हें साथ लेना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि नीतीश कुमार को साथ लेने के साथ अब उसमें एक टर्म एक्स्ट्रा ये भी जुड़ गया है कि जिस तरीके से जेडीयू के सांसद जो जीत कर आए हैं, क्योंकि जो केंद्र की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उसमें टीडीपी यानी कि जो आंध्र प्रदेश में जो पार्टी है और चंद्रबाबू नायडू की, और इसके अलावा जेडीयू, ये दो पार्टियां जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी वजह से सरकार जो है केंद्र में बनी हुई है। तो ऐसे
में बिहार का तुलना करना मतलब मुझे नीतीश लगता है को वो मतलब बुरा नहीं। शिंदे को तुलना नहीं करनी चाहिए बिहार की राजनीति से। शिंदे को ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए, मुझे लगता है एक्सेप्ट कर भी ली होगी। बात सिर्फ कुछ मंत्रालयों को लेकर, कुछ पावर को लेकर, और एक होता ना कि आप किसी चीज से नीचे उतर रहे हैं तो आखिर कितने नीचे जाएंगे, उस लेवल पर बार्गेनिंग चल रही है कि उनको इतना नीचे ना झुकना पड़े कि लगे कि भाई हमारे यहाँ से सब कुछ चला गया। हाँ, जैसे एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त देवेंद्र फडणवीस सीएम थे, फिर उन्होंने डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण लिया था। तो लोगों का कहना है कि जब डिप्टी सीएम उन्होंने खुद ले लिया था, और अब इस बार आपकी बारी है कि आप अब डिप्टी सीएम बने, लेकिन इस समय पेच ये भी फंसा है कि डिप्टी सीएम के साथ ही वो गृह मंत्रालय भी मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी खबरें सामने आ रही है। उनकी 3 मांगे हैं, अगर आप मुझे सीएम नहीं बनाते हैं तो आप गृह मंत्रालय दें, क्योंकि जब फडणवीस थे डिप्टी सीएम तो उनके पास गृह मंत्रालय था, लेकिन बीजेपी अपने हाथ से क्या जाने देगी गृह मंत्रालय? देखिए, गृह मंत्रालय और फाइनेंस मंत्रालय जो 2 महत्वपूर्ण विभाग हैं, और खासतौर से महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, क्योंकि वहां पर सुरक्षा और फाइनेंस वित्त यानी कि जो पूरा बजट का जो सिस्टम है वो बहुत अहम हो जाता है। बड़ी चीज ये है कि अगर हम देखें तो जब शिंदे मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें थी वो शिवसेना जो शिंदे गुट की थी उससे ज्यादा सीटें थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास पावर उस वक्त थी, और भले वो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस थे, लेकिन कई सारे अहम मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के कोटे में थे। लेकिन इस वक्त स्थिति यह है कि जो बहुमत के करीब जो है वो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और उनके पास पूरा मौका है कि वो बिना शिंदे के भी सरकार बना सकते हैं। तो ऐसे में अगर शिंदे ज्यादा बार्गेनिंग कर रहे हैं तो वो जायज नहीं लगता है। लेकिन बात वही है कि शिंदे का अपना ये दावा है, शिंदे की अपनी ये मांग है कि ये जो पूरा चुनाव है उसमें जो उन्होंने सरकार चलाई है उनके कामों के बदौलत ही इतना बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को भी मिला है। तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उन्होंने जो मेहनत की पूरे चुनाव में वो उसका फल उन्हें मिले, और उसमें कहीं भी कोई कंजूसी या कोताही ना बरती जाए। तो एक तरफ जहां संघ ने भी अब देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगा दी है, साथ में वहीं पर एकनाथ शिंदे के गुट के लोग कह रहे हैं कि मराठा जो एक चेहरा है और हिंदुत्व का जो चेहरा है वो सबसे सामने एकनाथ शिंदे ने ही लाया है, तो उन्हें सीएम बनाना चाहिए। इस सब के इतर क्या बीजेपी हमेशा चौंकाती है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जिस राज्यों में चुनाव हुए विधानसभा के, वहां पर दिग्गज आपस में लड़ते रहे कि हमें सीएम बनना है, और जनता हमेशा मतलब कंफ्यूज रही। लेकिन पता क्या चला कि कुछ ऐसे चेहरे सामने आए जो जनता से अनदेखे थे, जैसे मोहन यादव, जैसे भजनलाल शर्मा, जैसे विष्णुदेव सेव, बहुत सारे नाम हैं। हाँ, तो इस तरह से क्या महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, अगर महाराष्ट्र को देखें तो कई सारे समीकरण बैठते हैं। दरअसल जब आप देखेंगे तो अभी चुनाव से पहले मराठा वर्सेज ओबीसी काफी ज्यादा वहां पर मुद्दा गर्म रहा है। इसके अलावा अगर राजनीति में देखें तो ब्राह्मण वर्सेज मराठा भी काफी ज्यादा सेंटिमेंट देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर ब्राह्मणों की आबादी देखी तो 5 से 6% के लगभग महाराष्ट्र में है, लेकिन मराठा सबसे ज्यादा संख्या में, तो वो चाहते हैं कि उनका मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास आए। तो ऐसे में वहां पर देवेंद्र फडणवीस का जो दावा है वो थोड़ा कमजोर होता है। लेकिन फिलहाल अगर देखें तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो है, भरोसा इस वक्त देवेंद्र फडणवीस भरोसेमंद चेहरे के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाले फैसले हमेशा बीजेपी के रहे हैं। तो ऐसे में जब तक नाम का ऐलान नहीं होता, क्योंकि शपथ ग्रहण की तारीख तो तय हो गई है, लेकिन अगर नाम का ऐलान नहीं होता है तब तक सस्पेंस मान के चलना चाहिए कि कोई भी इस वक्त जो है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो सकता है और किसी के भी नाम का ऐलान किया जा सकता है। तो अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे में अगर बात की जाए तो कौन सबसे आगे दावेदारी ठोकता है इस पूरे रेस पे? देवेंद्र फडणवीस और अगर एकनाथ शिंदे, देखिए एकनाथ शिंदे अपने आप में इस पूरे खेल से बाहर हो गए थे जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद वो अपने गांव की तरफ चले गए थे। उनका कहना था कि जो केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह और नरेंद्र मोदी तय करेंगे उनको वो मंजूर होगा, लेकिन उसके बाद से वो लगातार साइलेंट बने हुए हैं। तो इतना तो एकनाथ शिंदे जानते हैं कि उनके हाथ में मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं आने वाली है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो अभी इस वक्त पावर टसल और पावर गेम में बने रहना चाहते हैं। ऐसा
ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया जाए और ऐसे डिपार्टमेंट दे दिए जाएं जो कि एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी कई मामलों में भारत में देखी जाती है कि आपके पास मंत्रालय कौन से, उससे आपका कद तय होता है। तो ऐसे में अपने कद को कहीं भी घटाना नहीं चाहते एकनाथ शिंदे। उनको एकनाथ शिंदे ये नहीं चाहेंगे क्योंकि उनके पास कोई और कहीं और जाने का ऑप्शन भी नहीं है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे चाहेंगे कि अगले आने वाले जो 5 साल में अगले कोई चुनाव होंगे तो उस वक्त भी उनकी महत्ता बनी रहे। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे उस सोच को लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।